हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड पीएससी के फॉरेस्ट्री गार्ड के क्रैश कोर्स में एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे डे 6 की। और आज हम बात करेंगे दोस्तों इंडियन पॉलिटी की। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी तक हम लोगों ने 5 क्लास कर ली है, जिसमें हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी का एक लेक्चर ले लिया था। आज हम इंडियन पॉलिटी के सेकंड लेक्चर की बात करेंगे और इस तरीके से हम 3 से 4 लेक्चर है जो कि इंडियन पॉलिटी के ले लेंगे और जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन, वहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा हम कुछ और भी चीज़ें देखेंगे संविधान संशोधन के साथ साथ, तो वो हर एक चीज़ आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा मैंने अभी 1-2 दिन से अभी ये क्रैश कोर्स की क्लास नहीं करा रहा था। इस दौरान मैंने आप लोगों को एक तो क्लास करा रखी है उत्तराखंड बजट की, जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड बजट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने सरकारी आंकड़े, उत्तराखंड के जो अभी नवीनतम आंकड़े हैं उनकी बात कर रखी है। तो आप लोगों के एग्जाम के लिए वाली वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आप लोग उस क्लास को जरूर देखना। इसके अलावा करंट अफेयर की एक क्लास और डाली थी मैंने, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर 2023 का जनवरी माह का करंट अफेयर मैंने कराया था। तो वो क्लास भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में हम बात करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लेना, संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, अभी तक भारत के संविधान में, जब से हमारे देश का संविधान लागू हुआ है तब से लेकर अभी तक कुल 105 संविधान संशोधन हुए हैं। 105, ठीक है। टोटल कितने हुए हैं अभी तक? 105 हो रखे हैं, जिनमें से हम अभी आज की क्लास में दोस्तों लगभग 25 के आसपास डिस्कस करेंगे। और ये 25 के आसपास 105 में का निचोड़ है और इनमें से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। संविधान संशोधन का मतलब क्या है कि जो संविधान हमारे देश का लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें कुछ ऐसी बातें जो समय के अनुसार, समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित करने योग्य है, यानी कि जिनमें हमको समय के अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो उन प्रावधानों को हम उसमें परिवर्तन करके नए प्रावधानों को ऐड करते हैं। इसको हम बोलते हैं संविधान संशोधन। और ये जो संविधान संशोधन के बारे में बात कही गई है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 368 368 आर्टिकल हमारे देश का संविधान का कहता है कि हमारे देश के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो 368 अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? भाग, किस भाग में ये बातें लिखी गई हैं, तो ये भाग संख्या 20 में इस बात को लिखा गया है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दो चीज़ें तो आप लोगों से डायरेक्टली पूछी जाती हैं और इसका स्रोत भी पूछा जाता है। स्रोत तो कनाडा आप लोगों को ध्यान में रखना है, कनाडा दोस्तों, ठीक है ना। कनाडा से संविधान संशोधन की प्रक्रिया यहाँ पर ली गई है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो आप लोग लिखेंगे पहला, तो पहला यानी कि फर्स्ट संविधान संशोधन। आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 1951 यानी कि 1951 में पहली बार देश के संविधान में संशोधन किया। और इस संशोधन के तहत क्या किया गया, क्या प्रावधान किए गए? इस संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। हमारे देश के संविधान में 12 अनुसूची हैं और 8 अनुसूची हमारे मूल संविधान में थी जिस समय हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, लेकिन 8 के बाद 12 मतलब 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन करके। तो पहली अनुसूची इसमें से, यानी कि 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि 9वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई थी। और इसमें एक बात और लिखी गई थी, जमींदारी विरोधी कानून
जमींदारी विरोधी कानून के लिए यहाँ पर न्यायिक समीक्षा पर रोक लगा दी थी। न्यायिक समीक्षा पर रोक, यानी कि सिंपल सा मतलब यह है कि नवीं अनुसूची में जो भी विषय डाले जाएंगे, नवीं अनुसूची के तहत जो भी विषय ऐड किए जाएंगे संविधान संशोधन के माध्यम से, अगर नवीं सूची में ऐड किया जाता है तो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, उनका न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। इस पर रोक यहाँ पर लगा दी गई थी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद डायरेक्टली हम चलेंगे दोस्तों सातवां, ये तो पहला हो गया। दूसरे में हम बात करेंगे सातवां, और ये सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में ये हुआ था, 1956। और 1956 में जब ये सातवां संविधान संशोधन हुआ था तो इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे, इसमें क्या बातें लिखी गई थी, इसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया था। ठीक है, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। अब ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 क्या है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। जब हमारे देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय रियासतें हुआ करती थी, देसी रियासतें, और उन देसी रियासतों को मिलाकर और जो हमारे जैसे मद्रास है, ठीक है, तो इनको एक साथ मिलाकर दोबारा से नए राज्यों का गठन किया जाएगा। और ये गठन किस आधार पर किया जाएगा? भाषा के आधार पर। तो इस बात को लेकर मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमारे देश की सरकार के द्वारा 1948 में एक समिति बैठा ली। उस समिति के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 1948 में एक समिति बैठती है जिसका नाम है एस.के. धर समिति। इसका नाम है धर समिति। और ये अध्यक्षता किसने की थी इसकी? अध्यक्षता इसकी की थी दोस्तों एस.के. धर ने। आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एस.के. धर ने इसकी अध्यक्षता की थी 1948 में। और इस समिति को ये काम दिया गया था कि आप लोग चेक करके बताएं, ठीक है, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या फिर नहीं। इन्होंने इस बात को नकार दिया था। इन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन है वो इन्होंने नकार दिया, यानी कि खारिज कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो धर आयोग है, धर समिति है, इसकी जांच करने के लिए, इसकी यहाँ पर जांच करने के लिए एक और कमेटी बैठा ली गई, समिति, और इस समिति का नाम दे दिया JVP समिति। अब ये JVP समिति क्या है? यहाँ पर J का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, V का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, और P का मतलब है पट्टाभी सीतारमन। तो इन तीनों की समिति बैठा ली गई और इस समिति ने इसकी जांच की। किसकी? एस.के. धर समिति ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसकी जांच किसने की? JVP समिति ने जांच की। और ये जांच कब बैठी है दोस्तों? ये बैठी थी दिसंबर 1948 में, ठीक है, क्योंकि दिसंबर 1948 में एस.के. धर समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और उस रिपोर्ट पर जांच करने के लिए ये JVP बैठी। और JVP ने अपनी रिपोर्ट कब पारित की? अप्रैल 1949 में, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट कब पारित की? 1949 में। और इसने भी क्या कहा कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं किया जाएगा, यानी कि जो एस.के. धर समिति ने बात कही थी वही बात ये JVP समिति भी कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। तो इतनी बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद का कारवा हम देखेंगे 1949 के बाद क्या होता है। अब जब 1949 में JVP समिति ने भी इस बात को खारिज कर दिया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे देश के जो दक्षिण भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसको हम वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं,
तो वहाँ पर तेलुगु भाषा के लोग रहते थे। तेलुगु भाषा के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया और इस बात के लिए आंदोलन शुरू किया कि हमारे राज्य का गठन तेलुगु भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो वहाँ पर ये आंदोलन जब हुआ तो एक व्यक्ति का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, पोटी श्री रामल्लू। पोटी श्री रामल्लू, इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। और इन्होंने किस बात का आंदोलन किया कि ये जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है इसको अलग राज्य का दर्जा भाषा के आधार पर दिया जाना चाहिए। दोस्तों क्या हुआ, आंदोलन के दौरान इनकी यहाँ पर 1952 में मृत्यु हो जाती है। 1952 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इस बात को आंदोलन को शांत करने के लिए, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद जब ये रामल्लू की मृत्यु हो चुकी थी आंदोलन के दौरान, तो इसके बाद तेलुगु भाषी जो लोग थे उन्होंने आंदोलन को और आगे को बढ़ाया और उग्र जब होने लगा तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंदोलन को शांत करने के लिए इनकी बात को मान लिया गया। और जब इनकी बात को मान लिया गया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर गठन किसका हुआ, आंध्र प्रदेश का। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा। तो पहला राज्य जो कि भाषा के आधार पर गठित होता है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब उसके बाद जब आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका है, उसके बाद अन्य राज्यों ने भी ये मांग की कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो यहाँ पर एक 29 दिसंबर 1953 को, ठीक है, कब, 19 दिसंबर 1953 को क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी जाती है। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को, इस पुनर्गठन में आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों, यहाँ पर अध्यक्ष बने थे फजल अली, ठीक है, फजल अली। तो फजल अली का नाम आपको ध्यान में रखना है। इनके अलावा यहाँ पर के.एम. पणिक्कर थे, के.एम. पणिक्कर थे, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था दोस्तों हृदयनाथ कुंजरू। तीसरे व्यक्ति कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू। यानी कि ये जो समिति थी ये 3 सदस्यों की समिति थी और इस समिति के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी जाती है जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आप लोगों को यहाँ पर से क्या ध्यान में रखना है, 29 दिसंबर के बाद 2 साल बाद, इसके 2 साल बाद यानी कि 30 दिसंबर 1955 को, 30 दिसंबर 1955 को क्या हुआ, इस आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें ये बात को कहा गया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इस आधार पर दोस्तों यहाँ पर एक अधिनियम पारित किया गया जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है। तो जुलाई 1956 में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये क्या हुआ, पारित कर दिया गया। और इसी की बात हम अभी कर रहे थे संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन के तहत।
तो इतने क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर से पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट संविधान संशोधन, जो कि हमारा है 10वां संविधान संशोधन। तो 10वें से भी आप लोगों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जो मैंने अभी आप लोगों को राज्य पुनर्गठन आयोग बताया, अभी हाल ही में जो पटवारी लेखपाल का क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें आप लोगों से आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है। अब आप बात देखेंगे दोस्तों तीसरे नंबर पर 10वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 10वां संविधान संशोधन कब होता है? 1961 में होता है। कब होता है दोस्तों? 1961 में होता है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक बात हुई, जो ये दादर एवं नागर हवेली, ये जो दादर और नागर हवेली है, इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि इससे पहले ये क्या था, पुर्तगाल के अंतर्गत आता था। ठीक है, इसमें किसके अधीन था ये दादर और नागर हवेली? पुर्तगाल के अधीन था। लेकिन 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत इसको भारतीय संघ का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा। आप लोगों को से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी भारत में 8 यूटी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी कि दादर और नागर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। दमन और दीव दूसरा केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे 26 जनवरी 2020, कब? 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया, यानी कि इसमें परिवर्तन कर दिया गया और दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहाँ पर घोषित कर दिया गया। और इसकी राजधानी आप लोगों से पूछी भी जा सकती है, इसकी राजधानी है दमन। दमन इसकी राजधानी है और ये लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 2020 से। इतनी बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों 10वां संविधान संशोधन के बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 1967 21वां संविधान संशोधन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, ये जो 8वीं अनुसूची है वो बात करती है भाषा की, राजभाषा की। ठीक है, अब इसमें कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे ये जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषा थी उस समय जब ये हमारे देश का संविधान लागू हुआ? उस समय 14 भाषाएं थी। यानी कि कहने का मतलब है 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई होंगी फिर, क्योंकि जब 22 भाषा अभी वर्तमान में है तो 8 बाद में जोड़ी गई होंगी। तो पहली भाषा यहाँ पर जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत, और वो भाषा थी दोस्तों सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को कहाँ पर जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया और इस तरीके से ये कौन सी भाषा बन गई? 15वीं भाषा बन गई। ठीक है, अभी हम और डिटेल में चर्चा करेंगे 16वीं भाषा, 17वीं जो भी हैं उनके बारे में भी अभी हम देखेंगे। फिलहाल आप लोग इस संविधान संशोधन को ध्यान में रखें। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा दोस्तों 26वां संविधान संशोधन। कौन सा? 26वां। और ये कब हुआ था दोस्तों? 1971 में। 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ? प्रीवी पर्सन, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रीवी पर्सन समाप्त। अब ये प्रीवी पर्स क्या है? प्रीवी पर्स जैसे कि जो हमारे देसी रियासतें होती थी वहाँ पर राजा रजवाड़ हुआ करते थे, राजा, और उन राजाओं को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमारे देश का विभाजन हुआ
तो उस समय जब राज्य पुनर्गठन हो चुके थे और देसी रियासतों का विलय कर चुके थे, तो जो देसी रियासतें थे उनके जो राजा थे उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनको तनख्वाहें दी जाती थी और उनको एक प्रकार का प्रीवी पर्स दिया जाता था। प्रीवी पर्स मतलब विशेषाधिकार, उनके लिए कुछ विशेषाधिकार थे, उनको कुछ फैसिलिटी दी जाती थी। तो वो फैसिलिटी यहाँ पर समाप्त कर दी गई 1971 में 26वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। बस इतना सा ये इम्पोर्टेंट था कि प्रीवी पर्स कब समाप्त किया गया, आप लोगों से पूछा जा सकता है। कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे और आगे की ओर। प्रीवी पर्स तक हम लोगों ने बात कर ली। दोस्तों अब आता है आपका 42वां संविधान संशोधन और ये 1976 में होता है। आप इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अभी तक पूछे भी गए हैं। अभी इसकी क्या खासियत है, इसको हम लघु संविधान बोलते हैं। लघु संविधान, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे हम इसको। इसके तहत क्या बातें की गई थी, इसको आप लोग ध्यान में रखना। हमारे देश की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में संशोधन किया गया, इस प्रस्तावना में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और संशोधन करने के बाद इसमें 3 शब्द जोड़े गए। एक तो समाजवाद जोड़ा गया, समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द अखंडता इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये 3 शब्द कहां पर जोड़े गए, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में। कब, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। इतनी बातें आप लोगों को यहां पर से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा क्या किया गया, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात इसमें क्या किया गया दोस्तों, यहां पर किया गया, एक समिति बैठा ली सरदार स्वर्ण सिंह की, और इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे जो भाग है, संविधान का भाग 4 क, इसको जोड़ा गया। और इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है मौलिक कर्तव्य, यानी कि मूल कर्तव्य। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है भाग 4 क, और अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो 51 क, 51 क के तहत मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। और ये हमारे देश के संविधान में कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, जैसे कि आप लोगों को पता है, ग्रुप सी लेवल का एग्जाम है, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसके अलावा आप लोग दोस्तों रीजनिंग की क्लास भी देखें, और जो मैंने आप लोगों को उत्तराखंड के लिए वो करा रखा है, जिसमें हम बात करते हैं बिनसरियर बुक सीरीज, तो उसको भी आप लोग देखना, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और साइंस भी आप लोग देखना, साइंस की क्लास भी मैंने कनिष्ठ साई के लिए कराई थी, वहाँ पर से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर एक चीज़ को आप लोगों को देख के जाना है। अब अंतिम समय में रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि ये रिवीजन क्लास ही एक तरीके से आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को करा दी थी बहुत सारी क्लासेस। अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम कराया था, जिसमें कि जीएस को मजबूत कराने के लिए आप लोगों के लिए एक सीरीज चलाई थी मैंने। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रिवीजन ही कर रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और क्या बातें की गई थी 1976 42वां संविधान संशोधन में, यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि तीसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे वन संपदा और शिक्षा आप लोग लिखेंगे, और जनसंख्या नियंत्रण। ये 3 विषय हैं दोस्तों जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहले राज्य सूची के विषय थे, यानी कि इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको था, राज्य सरकारों का था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, इनको राज्य सूची से बदलकर परिवर्तित करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में,
तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, पूछा जा सकता है। तो 3 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी थी। अब हम बात करेंगे 8वें में 44वां संविधान संशोधन 1978 में 1978 44वां संविधान संशोधन, इसमें क्या कहा गया दोस्तों, राष्ट्रीय आपात के बारे में बात की गई। राष्ट्रीय आपात काल हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे थे उनकी शक्तियों के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा पहली क्लास क्रैश कोर्स की, उसमें हमने राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत बात की थी। और हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी थी उसमें। एक तो हमने बोला था युद्ध, एक बाह्य आक्रमण और आक्रमण, एक सैन्य विद्रोह। एक हम लोगों ने बात की थी सैन्य विद्रोह। अगर ये 3 चीज़ें होती हैं तब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ये जो सैन्य विद्रोह है ये वाला शब्द यहाँ पर जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये शब्द तो पहले से थे, लेकिन ये सैन्य विद्रोह है जो कि इसमें राष्ट्रीय आपातकाल में जोड़ दिया गया। इससे पहले क्या था, सैन्य विद्रोह के स्थान पर पहले क्या था, आंतरिक अशांति था। आंतरिक अशांति, ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे राष्ट्रीय आपातकाल में, आंतरिक अशांति पढ़ते थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत सैन्य विद्रोह इसको कर दिया गया। तो पहला पॉइंट आप लोगों को 44वें संविधान संशोधन से ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आप लोगों को 44वें संविधान संशोधन से ये ध्यान में रखना है, दूसरा पॉइंट, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले हमारे देश के संविधान में मूल अधिकार था, ये मूल अधिकार था और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत ये आता था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। इसको क्या दिया, कानूनी अधिकार, और एक नए अनुच्छेद में इसको शामिल कर दिया गया जिसको हम 300A कहते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, यहाँ पर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और हुई थी 44वें संविधान संशोधन में, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि 3 के 3 पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर यह कहा गया कि जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, चुनाव, और चुनाव में अगर कहीं पर भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, विवाद, तो ये विवादों का निपटारा कहां पे किया जाएगा, विवाद का निपटारा, तो ये कहां पर किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। ये बात भी यहां पर लिखी गई है 44वां संविधान 1978 के तहत। तो इतनी बातें हैं जो कि आप लोगों को 44वें से भी ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा और आगे को बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी क्लासें। और ये जो क्लास है ना, संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ पर से एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। तो आप लोग बड़े सीरियस होकर इस चीज़ को समझें, और समझने के साथ साथ आप अपने नोट्स कॉपी में इन चीज़ों को लिखने की कोशिश करना। अब हम बात करेंगे दोस्तों 9वें नंबर पर 52वां संविधान संशोधन, 52वां, और ये 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 1985 में, 1985 में ये होता है। यहाँ पर क्या किया गया, अभी हम लोगों ने देखा कि जो अनुसूची है, अनुसूची पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो अब यहाँ पर क्या होता है, 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये 10वीं अनुसूची में क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया दल बदल कानून के बारे में। ये दल बदल कानून क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कोई भी एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी में चले जाती है, मतलब जैसे कि कांग्रेस के हैं कुछ लीडर वो बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी के किसी अन्य पार्टी में चले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि दल बदल कर लेते हैं विधायक।
तो यही चीज इनके लिए जो कानून है उसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है, 10वीं अनुसूची में किया गया है, और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत हमारे संविधान में ऐड किया गया था। इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 61वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ दोस्तों, 1989 में, 1989 जो हमारी मतदान की उम्र है, मतदान की आयु ये 21 वर्ष हुआ करती थी, 21 वर्ष, तो इसे 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कब किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। अब हम बात करेंगे 11वें नंबर पर 65वां संविधान संशोधन, 65वां, और ये कब हुआ है दोस्तों, 1990 में। 1990 में क्या हुआ, एक अनुच्छेद जोड़ा गया हमारे देश के संविधान में, और वो अनुच्छेद था 338, और ये 338 अनुच्छेद आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बात कही गई थी जो एससी है और एसटी है इनके लिए एक आयोग की स्थापना की गई, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग की स्थापना यहाँ पर की गई अनुच्छेद 338 के तहत। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे 65 के बाद 69वां, और ये कब होता है, 1991 में होता है। और इसमें क्या बात कही गई, इसमें जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, इसको NCR का दर्जा दिया गया, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा है जो कि हमारी दिल्ली को दिया गया। और यहाँ पर दिल्ली के लिए विधानसभा, ठीक है, इसके लिए विधानसभा के गठन की बात यहाँ पर की गई थी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है 13वें नंबर पर हम बात करेंगे 71वां संविधान संशोधन, और ये 71वां संविधान संशोधन कब होता है, 1992 में, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात की थी 8वीं अनुसूची में दोस्तों, 8वीं अनुसूची में अभी तक कितने भाषाएं जोड़ दी गई हैं, 15। अभी तक कितनी है, 15। अभी हम लोगों ने देखा 1967 में सिंधी भाषा देखा था, लेकिन अब 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, इसमें 3 भाषा को और जोड़ा गया। और वो 3 भाषा कौन सी थी, नौ मौ क, नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी और क से कोंकणी। ये 3 भाषाएं हैं जो कि हमारे देश के संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ दी गई 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 14वें नंबर पर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन, और ये कब होता है, 1993 में। 73वां संविधान संशोधन क्या कहता है, पंचायती राज के बारे में बात करता है। इनको क्या दे दी गई, संवैधानिक मान्यता, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, संवैधानिक मान्यता हमारे पंचायती राज को दे दी गई है, जिसमें हम त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करते हैं। दोस्तों मैंने पंचायती राज के लिए ना अलग से वीडियो बना रखी है, जिसमें हम लोगों ने 1 घंटे की क्लास ले रखी है लगभग, और पूरा पंचायती राज को डिस्कस कर रखा है। पंचायती राज से आप लोगों के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक छोटी सी 1 मिनट में तो खत्म हो नहीं जाएगा पंचायती राज। आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में अगर देखना है और एग्जाम में देखना है कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए यूकेपीएससी इंपॉर्टेंट टॉपिक करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, जिसमें पंचायती राज को मैंने डिस्कस कर रखा है। आप लोगों को वो जाके देखनी है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा पंचायती राज के बारे में, तो यहां पर अभी हम लोगों ने बात की, इसमें भाग 9 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया दोस्तों, भाग 9 जोड़ा गया, और एक अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची, और वो अनुसूची कौन सी थी, 11वीं अनुसूची। और इसमें अनुच्छेद जोड़े गए दोस्तों, अनुच्छेद, आप लोगों से अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं,
243 से 243 ओ तक के अनुच्छेद इसमें जोड़े गए। कुल 16 अनुच्छेद होते हैं ये, तो 16 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए थे, आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या हुआ उसको और देखते हैं हम। अब हम बात करेंगे 15वें में 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1993 का है ये 74वां संविधान संशोधन। 73वां तो था पंचायती राज के लिए और ये है शहरी निकाय के लिए। शहरी निकाय को हमने क्या दिया यहाँ पर संवैधानिक दर्जा दे दिया, तो इसके लिए ये संशोधन किया गया था। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो भाग, यहाँ पर कौन सा भाग जोड़ा गया, 9 का ए यहाँ पर जोड़ा गया, 9 का भाग क यहाँ पर जोड़ा गया। इसके साथ ही अनुसूची आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अनुसूची, तो कौन सी अनुसूची जोड़ेगी यहाँ पर, 12वीं अनुसूची। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान में रखने हैं यहाँ पर से 243 ओ से लेकर 243 जेड जी तक आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, जो कि यहाँ पर से आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं शहरी निकाय से संबंधित, मैंने पंचायती राज वाले टॉपिक में आप लोगों को डिटेल में करा रखा है, आप लोग वहाँ पर से देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करेंगे 74वां संविधान संशोधन के बाद 86वां संविधान संशोधन, और ये कब होता है दोस्तों, 2002 में होता है। और इसके तहत क्या बातें की गई हैं उसको हम देख लेते हैं। जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे, उनको क्या दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। और ये बात कहाँ पे लिखी गई है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में लिखी गई है। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पर जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया है, जो कि मूल अधिकार में जोड़ा गया, मूल अधिकार में। इसके तहत 51 ए क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 थे, अब इसमें एक और जोड़ दिया गया। अब इसके अनुसार कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, मूल कर्तव्य। और 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है, आप लोगों से अगर पूछा जाए, 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य यही है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये मौलिक कर्तव्य है हर एक पेरेंट्स का। तो यहाँ पर आप लोगों को इतने महत्वपूर्ण अनुच्छेद ध्यान में रखने हैं। 86वां भी आप लोगों को पता चल गया है। और एक अनुच्छेद और जोड़ा गया था इसमें, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों में भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। तो यहाँ से इतने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसमें हम बात करेंगे 91वां अनुच्छेद, ठीक है, 91वां संविधान संशोधन। और 91वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों, ये होता है 2003 में। इसके तहत क्या कहा गया है, देखो, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद, इसका आकार है जो कि तय किया गया, आकार तय। और आकार तय का मतलब है कहाँ पर, जैसे कि हम बात करते हैं लोकसभा में या फिर विधानसभा में, राज्यों की विधानसभा में जो भी सदस्य होंगे, सदस्यों का 15%। जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो 70% यहाँ पर क्या है, विधानसभा सीटें हैं। इस 70 का कितना प्रतिशत, 15%। तो 15% कितना हो जाता है 70 का, 15 सत्ते 105, यानी कि 10, 10.5, यानी कि 11 संख्या है जो कि आप लोगों को यहाँ पर मंत्रिपरिषद का आकार देखने को मिलेगा। लेकिन अभी वर्तमान में उत्तराखंड में कितनी मंत्रिपरिषदों की संख्या है, पुष्कर सिंह धामी को मिलाकर आप लोगों को बताना है। तो ये बात है जो कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कही गई थी, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि न्यूनतम संख्या, इसमें न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 12।
तो न्यूनतम संख्या भी 12 आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण संशोधन जिसको हम बोलते हैं 97वां संशोधन, और ये कब हुआ? 2011 में। 2011 में 97वां संविधान संशोधन होता है और इसमें ये बात कही गई, जो सहकारी समितियां होती हैं, जो सहकारी समिति होती हैं, इनको क्या कर दिया गया? संवैधानिक दर्जा। इनको क्या दे दिया गया? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इसके तहत एक प्रावधान किया गया दोस्तों। क्या प्रावधान किया गया हमारे देश के संविधान में? भाग 9B जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? 9B। और अनुच्छेद कौन से जोड़े गए फिर? 243 ZH से लेकर 243 ZT तक ये अनुच्छेद है जो कि इसमें जोड़े गए। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद और जोड़ा गया इसमें, अनुच्छेद 19 का सी। 19 का सी में पहले क्या था? संघ बनाने की आज़ादी थी, स्वतंत्रता का अधिकार है ना। 19 हमारे देश का संविधान का मूल कर्तव्य, मूल अधिकारों में 19वां आर्टिकल क्या कहता है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। और 19 का सी ये कहता है कि हमें संघ बनाने की क्या है? स्वतंत्रता। इस संघ के साथ साथ अब क्या कह दिया गया कि यहाँ पर हम सहकारी समिति भी बना सकते हैं। तो ये शब्द जोड़ दिया गया यहाँ पर 19C में। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप लोगों को एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद और ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 43 का B, जो कि किसकी बात करता है? नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। तो यहाँ पर ये जो सहकारी समिति है इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आपके, तो इम्पोर्टेंट है और वीडियो VPD वाले क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था। यहाँ पर अनुच्छेद आप लोग देख रहे हैं 243 ZH से लेकर ZT तक है। अब यहाँ पर बोर्ड में आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? देखो कॉन्सेप्ट समझना। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243O तक। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1993 का आता है, जो कि संवैधानिक दर्जा देता है किनको? शहरी निकाय को। और इसके तहत भाग 9A जोड़ा गया। अनुच्छेद 243O से लेकर ZG तक जोड़ा गया इसमें। और अगर हम बात करेंगे सहकारी समिति का, तो 9B इसमें जोड़ा गया है 243 ZH से। इसके बाद ZG के बाद क्या आता है? ZH आता है, तो इसलिए ZH इसके बाद जोड़ा गया कहाँ तक? ZT तक। और इसके अलावा 43 का B और 19 का C भी इसमें जोड़ दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों 99वां संविधान संशोधन 99वां। और ये 99वां कब होता है? 2014 में। इसके तहत क्या किया गया? NJAC का गठन किया गया। NJAC का गठन। ये NJAC क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको किस प्रकार से नियुक्त किया जाएगा, इसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी NJAC। और इसमें ये कहा गया था कि जो प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष का जो मंत्री होता है, विपक्ष का नेता, वो इस समिति में शामिल होंगे, क्योंकि जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होती है। इसमें किसी का भी क्या है हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। इसलिए
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संवैधानिक जो ये गठन बनाया गया था एनजेसी, इसको नकार दिया गया था और ये खारिज हो चुका था। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बन ही जाएगा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, तो 99/2014 के तहत। 20वां क्वेश्चन आप लोग देखेंगे दोस्तों। इसके बाद 20वां आप लोग देखेंगे 100वां संविधान संशोधन, और ये कब होता है? 2015 में होता है। और 100वें संविधान संशोधन में क्या बातें लिखी गई हैं? भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण, ये बातें हैं जो कि यहाँ पर कही गई हैं। 21वें नंबर पर हम देखेंगे 101वां संविधान संशोधन, और 101वां कब होता है? 2017 में होता है। और इसमें क्या बात कही गई? जीएसटी की। और जीएसटी कब से लागू हो गया? 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुका है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। जीएसटी के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत क्लासेस करा रखी है और बीच बीच में करंट अफेयर में भी बताते रहता हूँ, तो जीएसटी के बारे में हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 102वां संविधान संशोधन, 102वां, और ये कब होता है दोस्तों? 2018 में। इसमें क्या बात कही गई है? इसमें अनुच्छेद 1 जोड़ा गया है। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले अनुच्छेद 338 पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? अभी हम लोगों ने SC ST आयोग की बात की थी 338 में SC और ST आयोग की बात की थी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि 102वां संविधान संशोधन में 338B इसमें जोड़ दिया गया, और इस B में क्या कहा गया? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इसकी स्थापना यहाँ पर की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 2018 102वां संविधान संशोधन, और इसको यहाँ पर संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? संवैधानिक दर्जा। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसी के साथ आप लोगों को ध्यान में रखना है। 338 का A और 338, तो 338 की अगर हम बात करेंगे तो SC आयोग की ये बात करता है, अनुसूचित जाति आयोग। और 338 का A किसकी बात करता है? ST आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग की ये बात करता है। और 338 का B OBC आयोग की बात करता है। और यहाँ पर से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा ये। 102 हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम बात करेंगे 103। दोस्तों अगर हम 103 संविधान संशोधन की बात करेंगे, 103वां संविधान संशोधन ये कब लागू हुआ? 2019 में। और इसके तहत EWS को 10% आरक्षण की बात कही गई, और संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। ठीक है, तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे 104वां। तो 104वां संविधान संशोधन कब होता है? 2019 में। 2019 में 104वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें क्या बात कही गई है? जो ये आंग्ल भारतीय आरक्षण है, ये क्या कर दिया गया? समाप्त। जैसे उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे 70 विधानसभा सीटें हैं। एक विधानसभा सीट जो है वो मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, है ना? तो इसी प्रकार जो आंग्ल भारतीय है उसको एक सदस्य के रूप में नामित किया जाता था। इसी प्रकार लोकसभा में भी इनको नामित किया जाता था। तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो ये आंग्ल भारतीय आरक्षण है, इसको समाप्त कर दिया गया लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में से। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसके बाद आता है 25वें नंबर पर 105वां संविधान संशोधन, और ये कब होता है? 2021 में। और ये किससे संबंध रखता है? ये OBC की जो लिस्ट है,
ओबीसी की सूची से संबंध ये रखता है कि ओबीसी की लिस्ट कौन जारी करेगा, उसमें राज्यों को भी यहाँ पर जो है अधिकार दे दिए गए थे। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो कि 105 संविधान संशोधन हैं जो कि हमारे संविधान में, और इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने देखे और महत्वपूर्ण 25 आर्टिकल यहाँ पर जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने आप लोगों को कराने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहना। थैंक यू सो मच।